हेलो एवरीवन। देखिए, आज एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में मैं एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं जो कि फ्रेम का न्यूमेरिकल है और उस फ्रेम में स्वे हो रहे हैं। तो कैसे हम लोग स्वे फ्रेम को एनालाइज करेंगे, दैट विल फाइंड आउट। चलिए शुरू कर लेते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, बट दिस न्यूमेरिकल इज फॉर स्वे फ्रेम, ठीक है, स्वे फ्रेम, स्वे फ्रेम, ठीक है। स्वे फ्रेम को हमें एनालाइज करना है क्योंकि नॉर्मल फ्रेम और स्वे फ्रेम के जो एनालिसिस होता है बहुत डिफरेंसेस होता है। तो कैसे करना है देख लेते हैं हम लोग। और स्वे जो है किस किस कंडीशंस के कारण होता है, इसके भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्वे का कंडीशंस क्या क्या है, क्यों स्वे होगा एक फ्रेम, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक फ्रेम, पहला तो एक फ्रेम है क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक फ्रेम है, उस फ्रेम में ठीक है, ये एक फ्रेम है जिस फ्रेम में लोडिंग है फिक्स, दो फिक्स सपोर्ट है ए बी सी एंड डी, ठीक है, दो फिक्स सपोर्ट है। उसके बाद जो बी वाला कॉलम है बी ए, इस कॉलम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का इंटेंसिटी क्या है, 36 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर कितना लोडिंग है, जो कॉलम नहीं सॉरी जो बीम है, बीम के ऊपर दो लोड है, दोनों कॉलिंग के दोनों लोडिंग कितना कितना है 24 किलो न्यूटन एज वेल एज 24 किलो न्यूटन। ये जो बीम है, इस बीम के ऊपर दो लोड है 24 किलो न्यूटन एंड 24 किलो न्यूटन। ये जो बीम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2i। फिर उसके बाद ये कॉलम का लेंथ है 3 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज i, हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2i एंड लेंथ इज 6 मीटर। लेकिन जो ये कॉलम है, इस कॉलम में लोड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें स्वे क्यों हो रहा है, एक कंडीशन है स्वे इसीलिए हो रहा है क्योंकि ए बी एंड सी डी जो कॉलम है उनके लेंथ अलग अलग है। लेंथ एक में 3 मीटर है, एक में 6 मीटर है। दूसरा कंडीशन है कि हॉराइजेंटल लोडिंग लगा कर रखा है, इंटेंसिटी 36 किलो न्यूटन पर मीटर। हॉराइजेंटल जो लोडिंग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। उसके बाद तीसरा कंडीशन स्वे का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज है, आई है एक कॉलम में, दूसरा कॉलम में 2i है। सो टोटल 3 कंडीशन है जिसके कारण ये फ्रेम स्वे हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 चलिए शुरू कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 हम लोग कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 सेम ही है, हमें क्या करना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है। मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट की फॉर्मूला हो जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो इससे वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ 27 किलो न्यूटन मीटर एंड मोमेंट फिक्स फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू प्लस 27 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, माइनस एंड प्लस 27 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद मोमेंट फिक्स फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू, बी टू सी का जो कॉलम है, बी टू सी में मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, प्लस प्लस करूंगा। एक तो मैं क्या करूंगा 24 किलो न्यूटन 2 मीटर 4 मीटर, उसके बाद 4 मीटर 2 मीटर 24 किलो न्यूटन। तो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो बीम के लिए, क्योंकि दो लोडिंग है और दो लोडिंग का हम लोग के पास फिक्स्ड एंड मोमेंट की फॉर्मूला नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनली वैल्यू आएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस दूसरा जो बीम है, मतलब इसके एक तो हो गया इसके लिए, दूसरा इसके लिए होगा माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों के लिए माइनस में निकलेगा इट बी टू सी,
और C2B प्लस में निकलेगा, माइनस में ही हमें प्लस करना है, तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है दोनों का -32 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद मोमेंट फिक्स फ्रॉम C to B का वैल्यू होगा प्लस WA²B/L² प्लस WA²B/L², दोनों प्लस में है, ठीक है। तो इससे रिजल्ट आ रहा है +32 किलो न्यूटन मीटर। ये लेकिन एक कोइंसिडेंस है कि दोनों ही वैल्यू सेम आ रहा है, -32 +32, लेकिन सेम कभी नहीं आता है, कभी आ सकता है लेकिन सेम आता नहीं है। तो इसीलिए हमें दोनों ही करना है, ऐसा नहीं कि एक कर दिया फिर प्लस साइन लगा के हम लोगों ने दोनों लिख दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ उसी में ही होगा जिसमें फॉर्मूला सेम है, डेट इज जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, जिसमें कंसेंट्रेटेड लोड हो सेंटर में, तभी जाके हम लोग एक प्लस होगा एक माइनस होगा। लेकिन इसमें फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये वैल्यू आ रहा है B2C C2B, और फिक्स्ड एंड मोमेंट C2D का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें लोड नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का स्टेप नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है? रिलेटिव स्टिफनेस है स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 चलिए शुरू कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हमें करना है रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। रिलेटिव स्टिफनेस में क्या करेंगे? रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इज रिलेटिव स्टिफनेस के। अब हम लोग के पास ये जो फ्रेम है इसमें 3 मेंबर है, K ऑफ AB, K ऑफ BC एंड K ऑफ CD। तो रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू क्या होगा? पहली वाला में होगा I/3, दूसरा वाला में होगा 2I/6 और तीसरा वाला में होगा I/2/6 होगा। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रहा है 1:1:1:1 आ रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में होगा, ये स्टेप नया है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। रिलेटिव स्टेप नंबर 3 में होगा रिलेटिव वैल्यू ऑफ R, ठीक है। रिलेटिव वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू क्या है? R का मतलब है डेल्टा बाय L। R इज इक्वल टू डेल्टा बाय L, तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा बाय L। सो पहला हो गया स्पैन। देखिए रिलेटिव वैल्यू ऑफ R जो है ये सिर्फ हमें कॉलम्स में मिलेगा। क्यों कॉलम्स में मिलेगा? जैसे ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम में डिफ्लेक्शन कहां पे होगा? अगर स्वे होगी तो डिफ्लेक्शन कहां पे होगा? डिफ्लेक्शन सिर्फ ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम में हो रहा है, और दूसरा कॉलम जो है ये वाला कॉलम। सो इसका मतलब है जो R का वैल्यू है वो सिर्फ कॉलम्स में ही होगा। तो R ऑफ एक कॉलम है AB, दूसरा कॉलम होगा R ऑफ CD। तो कैसे करेंगे? R इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिख देंगे -3R। सो 3R का वैल्यू क्या है? R का मतलब है डेल्टा, क्योंकि हम लोग डेल्टा एज्यूम करेंगे दोनों में ही। सो डेल्टा बाय लेंथ, ये वाला कॉलम का लेंथ है 3 मीटर और वो वाली कॉलम का लेंथ है डेल्टा बाय 6 मीटर। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रहा है 2 डेल्टा इज टू डेल्टा, ठीक है। 2 डेल्टा इज टू डेल्टा वैल्यू आ रहा है। सो स्टेप नंबर 4 में अभी फाइंड आउट करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। नेक्स्ट स्टेप 4 है, इसमें लिखेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पहला होगा मोमेंट फ्रॉम A to B। मोमेंट फ्रॉम A to B इज इक्वल टू रिलेटिव स्टिफनेस इनटू 2θA प्लस θB। उसके बाद ध्यान रखना 2θA प्लस θB -3R होगा। -3R उन्हीं न्यूमेरिकल्स में होता है जिन न्यूमेरिकल्स में
डिफ्लेक्शन होगा सिंकिंग का न्यूमेरिकल्स जैसे होगा बीम्स का सिंकिंग के न्यूमेरिकल्स में 3r का वैल्यू होता है और फ्रेम्स का स्वे वाला न्यूमेरिकल्स में 3r का वैल्यू होगा। लेकिन मैंने अभी फाइंड आउट किया था -3r का जो वैल्यू है वो बनेगा ए बी के लिए 2 डेल्टा, उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में फिक्स सपोर्ट है, इसीलिए मैंने थीटा एट ए को थीटा एट ए और थीटा एट डी 0 बनेगा क्योंकि दोनों पॉइंट में फिक्स सपोर्ट है। फिर उसके बाद मोमेंट फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, इसको भी 0 करेंगे, -2 डेल्टा प्लस 27। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट फ्रॉम बी टू सी, रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू है 1 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। ध्यान रखना ये जो डिफ्लेक्शन है वो कॉलम्स बीम्स में नहीं होते, मतलब बीसी जो है एक बीम है जिसके कारण इसमें -3r का वैल्यू नहीं है। उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद मोमेंट फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू रिलेटिव स्टिफनेस इंटू 2 थीटा सी प्लस थीटा बी प्लस 32। तो ये हो गया टोटल 4 कंडीशन, 4 इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है मोमेंट फ्रॉम सी टू डी 1 इंटू 2 थीटा सी प्लस थीटा डी माइनस ऑफ, हम लोगों ने -3r का रेशियो निकाला तो माइनस डेल्टा आया था, माइनस ऑफ डेल्टा। इसमें फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, डी का वैल्यू भी 0 कर देंगे एज पर दिस कंडीशन क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। मोमेंट फ्रॉम डी टू सी इज इक्वल टू 1 इंटू 2 थीटा डी का वैल्यू भी 0 कर देंगे, थीटा डी प्लस थीटा सी माइनस ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये हो गया टोटल 3 मेंबर के लिए 6 इक्वेशन। These are the 6 equations of slope deflection equation। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 5 जो है वो होगा आप लोगों का बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या होगा मैं बता रहा हूं। ये हम लोगों के पास फ्रेम अवेलेबल थी, ठीक है, ये फ्रेम अवेलेबल है। इस फ्रेम में बाउंड्री कंडीशन होगा कि थीटा एट ए इज इक्वल टू 0, थीटा एट डी इज इक्वल टू 0। दोनों थीटा 0 है क्योंकि दोनों पॉइंट में फिक्स सपोर्ट है, बाकी पॉइंट में मोमेंट 0 होगा। मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंट फ्रॉम सी टू बी प्लस मोमेंट फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया टोटल 4 बाउंड्री कंडीशन। लेकिन हम लोग के पास इक्वेशन अवेलेबल है 2, लेकिन हमें कितना इक्वेशन सॉल्व करना है, थीटा ए करना है, थीटा बी करना है, थीटा सी करना है, ठीक है, और साथ में डेल्टा भी करना है। तो अगर डेल्टा करना हो तो हम लोग के पास 3 अननोन है, 3 अननोन्स है। कौन कौन सा 3 अननोन है? 3 अननोन्स है। कौन कौन सा? एक है एक है थीटा बी, दूसरा है थीटा सी एन, तीसरा है डेल्टा। तो थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा, ये तीनों वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब इसके लिए मेरे पास 2 ही इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन चाहिए क्योंकि 3 अननोन सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास 3 इक्वेशन मिनिमम चाहिए, तभी जाके हम लोग 3 इक्वेशन को सॉल्व करना, 3 अननोन्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है मेरे पास 2 इक्वेशन है और तीसरा इक्वेशन मैं अभी फाइंड आउट करूंगा। कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा तीसरा इक्वेशन? तो लिखने से पहले फिलहाल मैं 2 इक्वेशन जो है वो 2 इक्वेशन बना लेता हूं। इससे मेरे पास एक इक्वेशन आएगा 4 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस ऑफ 2 डेल्टा इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। उसके बाद इस वाले से और एक इक्वेशन आ रहा है, दैट इज थीटा बी प्लस 4 थीटा सी माइनस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 32। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। देखिए, एक तो ये इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, और तीसरा इक्वेशन मैं अभी फाइंड आउट करूंगा स्टेप नंबर 6 से। ठीक है, स्टेप नंबर 6।
स्टेप नंबर 6 से मैं तीसरा इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा। शेयर कर मैं फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट देखिए ये स्टेप बिल्कुल ही नया है, इसको याद रखना है। शेयर कंडीशन, तो शेयर जो कंडीशन है ये वाला स्टेप मैं लिखूंगा। इस स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, कैसे करना है मैं बता रहा हूं। पहले हमें एक कॉलम को ड्रॉ करना है। ये कॉलम का ए पॉइंट था, ये कॉलम नहीं सॉरी ये कॉलम का ए पॉइंट है और ये कॉलम का ये कॉलम का बी पॉइंट है। इनमें क्या करना है, हमें तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करना है। वर्टिकल एट बी, हॉरिजॉन्टल एट बी एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए। सिमिलरली इस पॉइंट में भी वर्टिकल एट ए, हॉरिजॉन्टल एट ए एंड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली क्या करना है, जो दूसरा कॉलम है उसके लिए भी वैसे ही करना है। C to D क्या क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एट C, वर्टिकल एट C एंड मोमेंट फ्रॉम C to D। नेक्स्ट है मोमेंट फ्रॉम D to वर्टिकल एट D, हॉरिजॉन्टल एट D एंड मोमेंट फ्रॉम D to C। तो ये हो गया मेरे पास दो कॉलम जिसके कारण स्वे हो रहा है या डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैं कैसे लिखूंगा, फिलहाल मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल एट ये दो हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ये दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू को हमें सम अप करना है, एक एच ए एक एच डी। सो इससे मेरे पास पहला इक्वेशन आएगा एच ए प्लस एच डी इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगा, एच ए प्लस एच डी इज इक्वल टू इसमें हो गया 36। सो एच ए प्लस एच डी इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगा 36 इंटू द 3 विच इज इक्वल टू 108 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हो गया समेशन। देखिए जो हॉरिजॉन्टल एट ए है इसको फाउंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 करो। बी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे ए का चीजें मिलेगा, ए पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे बी पॉइंट का मिलेगा। सो हॉरिजॉन्टल मोमेंट एट बी इज इक्वल टू मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस मोमेंट फ्रॉम बी टू ए। सो बी टू ए कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके बाद बी पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल एट ए इंटू कितना मीटर है, हॉरिजॉन्टल एट ए इंटू 3 मीटर है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, विच इज इक्वल टू 36 इंटू 3, यहाँ पे लिखा है 108 इंटू 1.5 मीटर सेंटर में एक्ट हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इससे इक्वेशन आएगा एक इक्वेशन दैट इज हॉरिजॉन्टल एट सी इज इक्वल टू दैट इज क्या इक्वेशन आएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल एट ए इज इक्वल टू ना माइनस ऑफ 1/3 इंटू 162 माइनस ऑफ मोमेंट फ्रॉम बी टू ए माइनस ऑफ मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया एक हॉरिजॉन्टल एट ए का। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल एट डी। उसके लिए हॉरिजॉन्टल एट डी के लिए मैं सी पॉइंट में जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एट ए के लिए बी में फाइंड आउट किया, हॉरिजॉन्टल एट डी के लिए सी पॉइंट में मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट एट समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0। इससे मेरे पास वैल्यू आ रहा है मोमेंट फ्रॉम सी टू डी प्लस मोमेंट फ्रॉम डी टू सी प्लस horizontal at D into 6 is equal to plus the horizontal at
plus the horizontal D into the 6 is equal to 0. So horizontal D is equal to minus of 1 by 6 into moment from C to B plus moment from B to C. ठीक है, ये फिलहाल दो इक्वेशन है मेरे पास, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, मोमेंट फ्रॉम ए ने हॉरिजॉन्टल एट ए एंड हॉरिजॉन्टल एट डी दोनों को प्लस करके मैं 108 लिखूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एट ए प्लस हॉरिजॉन्टल एट डी, दोनों से वैल्यू आएगा, दोनों से कितना वैल्यू आएगा, दोनों से वैल्यू आएगा हॉरिजॉन्टल एट ए प्लस हॉरिजॉन्टल एट डी इज इक्वल टू 108। तो यहाँ से इक्वेशन बन रहा है माइनस ऑफ, यहाँ से इक्वेशन आएगा माइनस ऑफ थीटा बी माइनस ऑफ 0.5 थीटा सी प्लस 1.66 डेल्टा इज इक्वल टू 54। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 7, 8 एंड 9, ये जब तीनों इक्वेशन में सॉल्व करूंगा तब वैल्यू कितना मिलेगा, तब वैल्यू मिलेगा थीटा एट ए इज इक्वल टू थीटा एट ए नहीं, थीटा एट बी इज इक्वल टू थीटा एट बी इज इक्वल टू 25.4 रेडियन। एक तो ये वैल्यू हो गया। थीटा एट सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.59 रेडियन एंड डेल्टा इज इक्वल टू 47.07। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 से लेके 6 तक, तो मेरे पास वैल्यू आएगा फाइनली, ये वैल्यू है फाइनली मेरे पास वैल्यू आएगा मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी का वैल्यू है माइनस ऑफ 95.74 किलो न्यूटन मीटर। देन नेक्स्ट इज मोमेंट फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू minus of 16.34 kilonewton meter. Then moment from B to D, B to E, A to B, B to A, next होगा B to C का वैल्यू आ रहा है 16.34 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट मोमेंट फ्रॉम C टू B का वैल्यू आ रहा है 52.22 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है मोमेंट फ्रॉम C टू D इज इक्वल टू माइनस ऑफ 52.22 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट कितना वैल्यू है, नेक्स्ट है मोमेंट फ्रॉम C टू B, C टू D टू C का वैल्यू है माइनस ऑफ 49.66 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया 6 इक्वेशन के 6 वैल्यूज ऑफ मोमेंट फ्रॉम द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले डायग्राम कैसा था वो डायग्राम मुझे बनाना होगा। ये डायग्राम मैंने बना दिया। अब डायग्राम बनने के बाद नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें पॉइंट लिखना होगा ए बी सी एंड डी पॉइंट। ए टू बी का वैल्यू क्या है, माइनस है, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ए टू बी का वैल्यू है, मैं दूसरा इंक से दिखाता हूं मैं।
ए टू बी का वैल्यू है माइनस, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, बी टू ए का वैल्यू है माइनस, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बी टू सी का वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है क्लॉकवाइज, बी टू सी का वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है क्लॉकवाइज, सी टू बी का वैल्यू है पॉजिटिव दैट इज क्लॉकवाइज, सी टू डी का वैल्यू है नेगेटिव दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड डी टू सी का वैल्यू है नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एरो फॉलो करेगा, इसका मतलब डायग्राम जिस डायरेक्शन दिखा रहा हूं उसी तरफ ऊपर उठेगा। तो चलिए बना लेते हैं। ए पॉइंट में वैल्यू है 95.95, बी टू ए का वैल्यू है 16 सिमिलरली और सी टू बी नेक्स्ट सी टू डी का वैल्यू है और डी टू सी का वैल्यू है so this is the equation bending moment diagram from slope deflection from the moment found out from slope deflection equation। ऊपर है तो माइनस, ऊपर है तो माइनस प्लस, नीचे है तो माइनस प्लस, ऊपर है तो माइनस, नीचे है तो प्लस। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ओवरलैप करूंगा, मैं आप इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा, क्या चीज ओवरलैप करूंगा, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द सपोर्ट, सपोर्ट के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है बना है वो ओवरलैप करूंगा। ए टू बी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसका वैल्यू क्या होगा WL²/8, इससे वैल्यू आ रहा है 36 इंटू द L²/8, 40.5 आएगा वैल्यू, 40.5 आएगा वैल्यू, 40.5। ये AB के लिए। अब BC के लिए क्या होगा, BC के लिए होगा दो टाइप ऑफ लोडिंग है, सो इंटेंसिटी निकालना होगा 24 इंटू 4 48, सो 48 बनेगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। और C2D में कोई लोड ही नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा नहीं। अब मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, वैल्यूज क्या क्या है, A टू B का वैल्यू है 95.74, ये वैल्यू है B टू A का वैल्यू है 16.34 और यहाँ पे 16.34, C टू B का वैल्यू है 52.22, यहाँ पे भी होगा 52.22 और यहाँ पे नेक्स्ट है आप लोगों का मोमेंट फ्रॉम A टू B हो गया, B टू C बाकी सारा वैल्यू हो गया। अब ये वैल्यू लिखना है दैट इज मोमेंट फ्रॉम D टू C का वैल्यू है 49.66। अब सारा वैल्यूज हमें लिखना है क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज माइनस प्लस के ऊपर ही बना है, सिर्फ हमें वैल्यूज लिखना है, ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है। उसके बाद अभी मुझे ये जितने भी वैल्यूज का सपोर्ट है, सपोर्ट के कारण जितने जो इंटेंसिटी ऑफ लोड अवेलेबल है बीम के ऊपर या कॉलम के ऊपर, उसके लिए जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ओवरलैप करना होगा। जैसे AB स्पैन जो है, AB स्पैन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसके कारण WL²/8 है और 40.5 के एक यूडीएल बनेगा, एक पैराबोलिक डायग्राम बनेगा। तो मैं एक पैराबोलिक डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज 40.5, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इस वाले बीम में दो होगा, एक 52, ठीक है, तो 52 में बना रहा हूं,
52 नहीं, सॉरी 48, तो ये 48 हो गया, ये भी इतना ही होगा 48, ठीक है। दिस इज 48 वैल्यू, सो यहाँ पे 48 बनेगा, यहाँ पे भी 48 बनेगा, जो कि ये वैल्यू है। सो ये प्लस होगा, सो माइनस ये वैल्यू लाइन के मतलब, ठीक है, लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर है, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन फ्रेम। लेकिन ये फ्रेम आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज ए वन टाइप ऑफ स्वे फ्रेम, नॉट ए नॉन स्वे फ्रेम। स्वे फ्रेम है, स्वे फ्रेम में जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को उसी तरीके से करना है, और खासकर स्टेप नंबर 6 जो है, जो कि शेयर कंडीशन है, उसको अच्छी तरह आप लोगों को करना है, क्योंकि शेयर कंडीशन से ही हम लोग के पास एक्स्ट्रा एक इक्वेशन आएगा जिसके थ्रू हम लोग डेल्टा को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।